नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का एक पेपर योगा पार्ट आपका 8। उसमें कुछ जीएस के क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मे फ्लावर 400 शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित। अगर ये पेपर में टपका वैसे टपका हुआ है, मे फ्लावर जो है आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है पानी का, ठीक है ना, पानी का जहाज है, याद रखना। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई बेस्ड है, ये आपने याद रखना है। लगभग 15 मीटर के आसपास लंबा है और वजन इसका लगभग 9 टन के आसपास है। और पूरी स्वायत्तता से क्या करता है, नेविगेट कर लेता है। जहाज़ को समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करना इसके कुछ काम है। यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 से अधिक या 80% से अधिक पानी के नीचे की दुनिया बेरोज़गार बनी हुई है। बेरोज़गार मतलब जिसका काम नहीं कर पा रहा, हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और दूसरी बात है, यह सिखाया गया है कि टकराव से कैसे बचा जाए, ये इसको कुछ काम है। इस प्रकार जहाज़ खुद को सही कर सकता है। इसे 100 घंटे के ऑडियो डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण जहाज को समुद्री जानवरों की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करेगा और इस तरह समुद्र में इन जानवरों के जनसंख्या वितरण के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। परिष्कृत कैमरे और रडार जहाज की आंख और कान के रूप में कार्य करेंगे। लगभग 6 कैमरे इस पे है। अब तक जहाज 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने में सक्षम है। टीम को इंग्लैंड से 24 घंटे जहाज की निगरानी करनी है। या एक हाइड्रोफोन को स्वसक्रिय करने में सक्षम है जो वेल को सुन सकता है। जहाज सौर पैनलों से ढका हुआ है। जहाज द्वारा एकत्र किया गया डाटा मुफ्त में उपलब्ध होगा। लॉन्च के बाद मे फ्लावर अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित वाहन बन जाएगा। तो ये आपने याद रखना, मे फ्लावर क्या एक पानी में चलने वाला एक क्या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जो पानी के अंदर के, ये बोल सकते हैं महासागरों के अंदर की जो अभी तक छुपी हुई जो राज हैं उनको खोलने में मदद करेगा इंसान की। सम्राट अशोक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था। तो आप जानते हैं बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं, बिंदुसार एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता था, क्योंकि बिंदुसार खुद चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके पुत्र थे। क्योंकि वह महान पिता चंद्रगुप्त मौर्य और महान पुत्र अशोक के थे पिता थे। 298 से 273 ईस्वा पूर्व तक मौर्य वंश पर उन्होंने शासन किया था। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य के तहत 16 राज्यों को लाया और इस तरह लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी। मौर्य एक राजवंश से 2300 साल पहले लगभग ईसा पूर्व से संबंधित है। लगभग 323, 322, 321 के आसपास मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है। नंदवंश को हटाकर धनानंद की हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आगे लिखा हुआ, अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक है और उसके निर्देश पर स्तंभों पर साथ ही साथ रॉक सतहों पर भी शिलालेख गुदे हुए। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख है प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। वैसे अरमाइक और खरोष्टी में देखने को मिलते हैं, पर मुख्य भारत में आपको प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक बोले जाते हैं। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना, जो अलेक्जेंडर के क्या थे आपके कमांडर इन चीफ थे, उनको हराया था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत की ओर जैन धर्म अपना लिया था। आप जानते हैं सरवण बेलगोला कर्नाटक में संलेखना पद्धति के द्वारा क्या कर देते हैं, प्राण त्याग कर लेते हैं। इनके साथ खुद जैन जो मॉन्क रहते हैं या जैन बोल सकते हैं धर्मगुरु भद्रबाहु हो जाते हैं, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की बात करें, ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं, ये गुप्त वंश से संबंधित है। ये आपका ईसा के बाद के टाइम पे आता है। 335 से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। वे स्मिथ एक हिस्टोरियन हुए जिन्होंने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया का है और इनकी जितनी भी चीज़ें वो आपको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। इलाहाबाद जो शिलालेख है उसमें लिखी हुई है और हरिसेन द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, एरण शिलालेख भी इनसे संबंधित है। कनिष्क की बात करें, कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं। 78 ईस्वी से 103 ईस्वी तक इनका शासन है और ये आपने याद रखना है कि कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। कुषाण जाने जाते हैं अपने किसके लिए, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्कों को चलाने के लिए, ठीक है ना। और आगे कुछ है, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम पे हुई थी, ये आपने याद रखना है। और इन्हीं के टाइम पे जो आपका क्या था, बौद्ध जो थे वो महायान और हीनयान संप्रदाय में क्या हो गए थे, विभाजित हो गए थे। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, तो ये आपको मुंडक उपनिषद देखने मिलेगा। और उपनिषदों को बोला जाता है वेदांत, याद रखना, वेदांत कहा जाता है। और मुंडक उपनिषद किसका वेदांत या बोल सकते हो उपनिषद है, तो ये आपका किसका, अथर्ववेद का, अथर्ववेद का है, ये आपने याद रखना है। बात करें तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए या सत्य की हमेशा विजय होती है, ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना है। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की सारनाथ से राजधानी से एक से लिया गया, याद रखना है। सारनाथ वाला जो था मूल रूप से 4 शेर है जो पीठ के बल खड़े हैं
और एक हाथी है, सर पर दौड़ने वाला घोड़ा एक बैल है। उनकी मूर्तियाँ क्या है उल्लिखित हैं, एक घंटी के आकार वाले कमल पर एक पहिए द्वारा अलग किए जाने वाले सात तीनों एक अबेकस से लगे हुए पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के एक ही खंड पर उत्कीर्ण मध्य भाग को व्हील ऑफ लॉ धर्मचक्र द्वारा सजाया गया है। 26 जनवरी 1950 को, याद रखना आप लोग को, भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय चिन्ह केवल 3 सिर दिखाई देते हैं, पीछे वाला दिखाई नहीं देता जो छुपा हुआ है। पहिए के दाहिनी और अगर देखेंगे बैल है, ठीक है ना, आपने ये थोड़ा दिमाग में रखना है। और घंटी के आकार के कच्छे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका देखो सत्यमेव जयते, ठीक है ना। ये आपको दौड़ता हुआ सरपट घोड़ा दिखेगा, ये आपका बैल है। ये आपके शेर हैं, ये पीछे की तरफ भी आपको शेर देखने को मिलेगा इसके पीछे जो छुपा हुआ है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकीय ब्राह्मण, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण, और सामवेद के तांड्य और सटविश ब्राह्मण, अथर्ववेद का एक ही है गौपत ब्राह्मण। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं भाई। 6 अंग कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है ना, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग देखने को मिलते हैं। आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो यहाँ पे सूत्र और स्मृति दोनों में लिखे गए। उपांगों की बात करें तो योग दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल है। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर जूम हुआ, ठीक है ना, ऐसे में देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना। एक सेकंड, और हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, सूत्र और स्मृति, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और 6 उपांग जो दर्शन शास्त्र है हमारे, योग दर्शन, ठीक है ना, पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं, वेदांत दर्शन के आपके व्यास हैं, और मीमांसा दर्शन के आपके जैमिनी हैं। उसके अलावा 10 उपनिषदों की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ईशोपनिषद हो गया, कठोपनिषद हो गया, केनोपनिषद हो गया, प्रश्नोपनिषद हो गया, मुंडकोपनिषद हो गया। उसके अलावा आपका हो गया मांडुक्य उपनिषद हो गया। उसके अलावा आपका ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और विद्यारण्य की आपके 10 उपनिषद हैं। इसके अलावा बात करें, 4 ब्राह्मण ग्रंथ देखने को मिलेंगे आपको, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण और गौपत ब्राह्मण। और 4 उपवेद भी देखने को मिलेंगे 4 वेदों के। तो ये आयुर्वेद जो है ये आपका किसका है, ये जो बोल सकते हैं ऋग्वेद का है। धनुर्वेद आपको यजुर्वेद का देखने को मिलेगा। गंधर्व वेद है आपका सामवेद का। अथर्ववेद का आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा शिल्पवेद। यहाँ पे शिल्पवेद लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे अथर्वी लिखा उसने, शिल्पवेद लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। और ये नीचे आपको 4 वेद देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। नीचे अगर आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऋग्वेद में लगभग 10,000 के आसपास आपको मंत्रों की संख्या देखने को मिलेगी, ठीक है ना। वेदों की उत्पत्ति मानी जाती है कि लगभग आज से, वेदों की उत्पत्ति काफ़ी ज़्यादा पुराना लिखा हुआ है यार, यहाँ पे तो करोड़ों साल लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपको कौन सा, वेद, ठीक है ना। तो वेदों के उपनिषद बता दिए, ऋग्वेद का ऐत्रेय कौसतिक्य, ठीक है ना, सामवेद का छांदोग्य और केन, यजुर्वेद का अगर कृष्ण तैत्रीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और शुक्ल में आ जाते हैं आपके कौन से, विद्यारण्यक, ईशोपनिषद। यजुर्वेद याद रखना आपका दोनों में लिखा हुआ है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, सामवेद केवल पद्य में। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। तो अगर पूछा जाता है मुंडक उपनिषद किसका है तो अथर्ववेद का है। अच्छा, निम्न में से कौन सा अकबर का राजस्व मंत्री थे, तो ये थे टोडरमल, राजा टोडरमल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है टोडरमल, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की अवधि में 1570 से 1580 के लिए फसल की पैदावार, कीमत और खेती वाले क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। उन्होंने मानक वजन और माप, एक भूमि सर्वेक्षण और निपटान प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की थी। तानसेन की बात करें, रामतनु पांडे उनका क्या था, असली नाम था, और ये याद रखना स्वामी हरिदास के शिष्य थे, और बाद में उन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से संगीत सीखा था। अबुल फजल की अगर बात करें तो प्रशासन की व्यापक विशेषताओं को अकबर द्वारा निर्धारित किया गया था, और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा, विशेष रूप से इसके अंतिम खंड आईन अकबरी में विस्तृत चर्चा उनकी की है। अबुल फजल ने समझाया कि साम्राज्य सूबा नामक प्रांतों में विभाजित होता है, साम्राज्य सूबा नामक, ठीक है ना, और जो एक सूबेदार द्वारा शासित होता है, जो राजनीतिक और सैन्य का दोनों कार्य करता है। राजा मानसिंह की अगर बात करें तो जो बोल सकते हैं आमेर के राजा थे, अकबर के क्या थे, बोल सकते हैं अकबर की पत्नी थी हरकाबाई, उनके क्या थे, भतीजे थे, ठीक है ना, नवरत्नों में से एक थे। सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं मनसब मिलता था वो मानसिंह को ही मिलता था, आपने याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टविन ह्यूम ये थे, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। एलन ऑक्टविन ह्यूम इंपीरियल सिविल सर्विसेज के ब्रिटिश सदस्य थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने उनकी एक पत्रिका स्ट्रे फैदर की स्थापना की, जिसमें उन्होंने और उनके अभिदाता ने पूरे भारत के पक्षियों पर नोट दर्ज किए। उन्होंने 1894 में भारत छोड़ दिया था और अपने जीवन के अंत में दक्षिण लंदन वानस्पतिक संस्थान में वो गए। बर्ड्स ऑफ इंडिया, माई स्क्रैप बुक,
या रफ नोट्स ऑन इंडियन ऑरियोलॉजी एंड द ऑर्निथोलॉजी, याद रखना इनका संबंध किससे था, आपका पक्षी विज्ञान से था, ठीक है ना। लिस्ट ऑन द एसोटेरिक थियोसॉफी, ये कुछ इनकी प्रमुख क्या रचनाएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात की जाए 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। या एशिया और अफ्रीका के में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। कुछ संस्थापक सदस्य जैसे एलन ऑक्टविन ह्यूम के अलावा विलियम वेडरबर्न आते हैं, डब्ल्यू सी बैनर्जी आते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आते हैं, मनमोहन घोष आते हैं, लाल मोहन घोष आते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी आते हैं, रनाडे आते हैं आपके एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी आते हैं, दिनेश्वर वाचा आते हैं, फिरोज शाह मेहता, ये कुछ क्या थे, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस एकल घटना से, ये होता क्या सर्बिया में, आर्कड्यूक, आई थिंक सर्बिया में हुआ था, शायद से मैं दिमाग से हट रहा है, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद क्या हो जाता है कि विद्रोह भड़क जाता है, धीरे धीरे क्या है पूरे जो यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड थी, उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं थोड़ा सही बोल रहा हूँ, हाँ सर्बिया, ठीक है बिल्कुल सही है, सर्बिया की तरफ। सर्बिया उस समय यूगोस्लाविया बोला जाता था, ठीक है ना। आजकल आप देख रहे हैं कि सर्बिया और वो कोसोवो में फिर से क्या हो गया है, पंगा स्टार्ट हो गया। पहले तो इसमें चल रहा है यूक्रेन और किसके बीच में, रशिया के बीच में, हो सकता है सर्बिया और कोसोवो के बीच में भी क्या हो जाए, जंग छिड़ जाए। भारत कोसोवो नाम का देश को नहीं मानता है, भारत सर्बिया को सपोर्ट करता है, याद रखिए। कोसोवो अपने आप को अलग मानता है किससे, सर्बिया से, ठीक है ना। तो यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के कई कारक थे, वह सैन्यवाद, गठबंधन, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और हत्या कुछ उसमें से प्रमुख हैं। इनमें से अब जैसे हत्या जैसे इनकी कर दी गई, प्रत्येक विषय में ने प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के कारणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह व्यापक रूप से माना जा सकता है कि सर्बिया की यात्रा के दौरान आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या वह चिंगारी थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को क्या कर दिया था, प्रज्वलित कर दिया था। बाकी कारणों में देखें तो सैन्यवाद युद्ध का एक दीर्घकालिक कारण था। एक बड़े युद्ध को छेड़ने के लिए आवश्यक ताकत के लिए अपनी सेना का निर्माण करने के लिए एक देश लंबा समय लेता है। गठबंधन की अगर बात करें, गठबंधन को प्रथम विश्व युद्ध के दीर्घकालिक कारण के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रों के बीच गुप्त गठबंधनों के कारण यह अपरिहार्य कि दो राष्ट्रों के बीच असहमति कई राष्ट्रों की भागीदारी को जन्म देती है, जो गुप्त रूप से एक दूसरे की मदद के लिए सहमत हुए थे। इन गठबंधनों को विकसित होने में समय लगता है, इस प्रकार वे एक दीर्घकालिक कारण थे। जैसा आपके जानते हैं ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। राष्ट्रवाद की अगर बात करें, राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध का दीर्घकालीन कारण है। अन्य कई कारणों की तरह राष्ट्रवाद को बनने में समय लगता है। जर्मनी को उस सैन्य शक्ति पर बहुत गर्व था जो वह फ्रैंको प्रूशियन युद्ध के बाद बन गए थे। इसके अलावा पैन स्लाववाद की वृद्धि या रूस द्वारा संरक्षित सभी स्लाव लोगों के एकीकरण के साथ सर्बिया के आसपास के क्षेत्र बहुत अस्थिर हो गए थे। सर्बियाई रूसियों द्वारा समर्थित अपना स्वतंत्र स्लाव राज्य बनाने के लिए तैयार थे। इससे हम बाल्कन पाउडर कैग या बाल्कन में एक क्षेत्र कहते थे जो युद्ध पर पूर्ण रूप से विस्फोट करने के लिए केवल मामूली मुद्दा था। साम्राज्यवाद की अगर बात करें तो लिखा हुआ है, साम्राज्यवाद को दूसरे राष्ट्र देश को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रभुत्व स्थापित करने के संदर्भ में विकसित होने में भी समय लगता है। इसलिए साम्राज्यवाद को प्रथम विश्व युद्ध के दीर्घकालिक कारण के रूप में देखा जा सकता है। दुनिया भर में कई राष्ट्र भूमि संसाधन और प्रभाव हासिल करने के लिए उपनिवेशों के नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। विशेष रूप से जर्मनी अफ्रीका में भूमि एक बोल सकते हैं एक ऐसा स्थान था जब ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही क्या थे, स्थापित हो रखे थे, को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। हत्या की अगर बात करें तो मैंने बता दिया आपको, हालांकि ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या एकमात्र घटना थी जिसने युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी थी, ठीक है ना। इनका नाम जरूर याद रखना, आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंडिस की हत्या सर्बिया में। पर एक अल्पकालिक क्या था, कारण था, ये आपके फर्डिनेंड, ये उनकी पत्नी है। विश्व का सबसे गहरा महासागर वही होगा जहाँ पे सबसे गहरी गर्त होगी, वो है प्रशांत महासागर में। और आप जानते हैं मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरी, लगभग 11 किलोमीटर गहराई है इसकी, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ प्रशांत महासागर या सबसे गहरा महासागर है। औसत गहराई लगभग 4200 मीटर के आसपास देखने को मिलेगी, पर सबसे गहरा जो बिंदु है वो है आपका मैरियाना गर्त, 11,033 मीटर लगभग आपकी इसकी गहराई देखने को मिलेगी। ये विश्व की सबसे गहरी खाई है, ठीक है ना। और इस महासागर के अधिकांश जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी है, प्रवाल मूल के हैं। अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा सबसे लंबी है जो स्थल भूमि से लगती है। अटलांटिक महासागर व्यापार और वाणिज्य के लिए सबसे व्यस्ततम महासागर, याद रखना। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर अटलांटिक महासागर से गहरा है। इसमें कई महाद्वीपीय द्वीप हैं जैसे मेडागास्कर, श्रीलंका, ये सबसे बड़े। ज्वालामुखी मूल के कुछ द्वीप जैसे मॉरिशस, अंडमान निकोबार, सेशल्स, मालदीव, लक्षद्वीप भी यहाँ पर हैं, और सारे के सारे कैसे प्रवाल मूल के। आर्कटिक महासागर की अगर बात करें, आर्कटिक सर्कल में आता है ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव में, ठीक है ना। औसत गहराई लगभग 1500 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी। लवणता कम देखने को मिलती है, याद रखना। लवणता विषुवत रेखा पर और जो आपकी क्या होते हैं आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लवणता कम देखने को मिलती है। विषुवत रेखा पर इसलिए क्योंकि वहाँ पर बारिश काफ़ी
अच्छे से होती है, ठीक है ना। और दुनिया की कुछ बड़ी नदियाँ जैसे कॉन्गो हो गई, अमेज़ॉन हो गई, इसका पानी उसमें जाता है तो लवणता कम पाई जाती है। और जो आपके बोल सकते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल है वहाँ पर भी लवणता कम पाई जाती है, क्यों? वहाँ पे ग्लेशियर्स है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका दोनों तरफ क्या, ये पैसिफिक ओशन, दोनों तरफ पैसिफिक ओशन है, और बीच में आपका अटलांटिक ओशन आता है यहाँ बीच में, यहाँ पे इंडियन ओशन है, नीचे की तरफ अंटार्कटिका है, यहाँ पे सदर्न ओशन आता है, ऊपर की तरफ आर्कटिक है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी? आप जानते हैं, इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानी जाती थी। तो लिखा यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो नावों और जहाज़ों को पानी के एक शरीर से दूसरे में ले जाता है, एक जगह से दूसरे ले जाने में सक्षम है। नहरों का उपयोग सिंचाई और अन्य मानवीय उपयोगों के लिए पानी लाने के लिए भी किया जाता है। नहरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक है नेविगेशन या परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलमार्ग, और सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले जल नलिकाएं और पीने के पानी की खपत और अन्य सामान्य उपयोग। नहर को नेविगेशन के रूप में जाना जाता है जब यह नदी के समानांतर होती है और अपने जल और जल निकासी बेसिन के हिस्से को अलग करती है, और अपनी घाटी में शेष रहते हुए अपने धीमे जल स्तर को बढ़ाने और लंबा करने के लिए बांधों और तालों का निर्माण करके अपने संसाधनों का लाभ उठाती है। इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें तो यह नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और दुनिया की भी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर की अगर टोटल लंबाई देखेंगे 649 किलोमीटर के आसपास, इसमें से राजस्थान फीडर नहर और राजस्थान मुख्य नहर शामिल है, और पंजाब और हरियाणा में 167 किलोमीटर और राजस्थान में लगभग 492 किलोमीटर इसका विस्तार है। यह उत्तर पश्चिम भारत में एक विशाल नहर है जो सतलज नदी पर हरिके बैराज, यह आपका हरियाणा में से लेकर राजस्थान के थार रेगिस्तान तक पानी ली जाती है। अपर बारी दोआब नहर की अगर बात करें, इसका उद्गम पठानकोट के पास माधोपुर में होता है। यह पंजाब में सिंचाई के उद्देश्य से खोदी जाने वाली पहली नहर थी। उस समय हालांकि इसे केवल बारी दोआब नहर प्रणाली के रूप में जाना जाता था। उपसर्ग अपर केवल तभी जोड़ा गया था जब दूसरी नहर खोदी गई थी, जिसे निचली बारी दोआब नहर के रूप में जाना जाता है। सम्राट शाहजहां ने रावी नदी से लाहौर में अपने बागीचे तक पानी लाने के लिए 130 मील लंबी इस नहर को खोदा था। तो अपर बारी दोआब जो नहर है ये शाहजहां के समय की है, रावी नदी पर है। यमुना नहर की बात करें, सतलज यमुना लिंक नहर और या SYL जैसा कि इसे लोकप्रिय कहा जाता है, सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए भारत में निर्माणाधीन 214 किलोमीटर 133 मील लंबी नहर है। हालांकि इस योजना को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी भेज दिया गया। इस मुद्दे को पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच में नदी जल क्या है बंटवारा स्थापित है, तो उनके बीच में डिस्प्यूटेड है। सरहिंद नहर की अगर बात करें, पंजाब राज्य में सतलज नदी पर है। यह सिंधु नदी प्रणाली के सबसे पुराने और सबसे बड़े सिंचाई कार्यों में से एक है। इसका उद्घाटन 1882 में हुआ था। नहर जो 1958 और 1961 के बीच में बनी थी, पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर और फरीदकोट जिलों में 149.53 किलोमीटर लंबी है। कृषि की दृष्टि से व्यवहार्य होने के लिए राजस्थान को व्यापक सिंचाई की आवश्यकता होती है। राज्य को पंजाब नदियों, हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर और उत्तर प्रदेश में आगरा नहर से, और साबरमती और नर्मदा सागर की गुजरात और मध्य प्रदेश परियोजनाओं से बहुत अधिक पानी मिलता है। अगर ये आपका इंडिया कैनाल इरिगेशन है, ये आप इस मैप को देख सकते हैं। ये इंदिरा गांधी कैनाल है, 1952 में बनी थी, ठीक है ना। और यूजेज स्टार्ट हो गए तो 2005 से राजस्थान कैनाल के नाम से जानी जाती थी, पर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल रख दिया गया था। मोटा माटी अगर लेंथ की बात करें 650 किलोमीटर है। स्टार्टिंग पॉइंट है हरिके बैराज, ये आपका पंजाब में है, और एंड पॉइंट है आपका थार रेगिस्तान, ये आपका क्या है राजस्थान में, और ब्रांचेज ऑफ सतलज और ब्यास का नदी लेके आती है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक हैं? ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सीधे याद करने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो लौह अयस्क को गलाने के लिए मैंगनीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। मैंगनीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, हालांकि यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली या धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक उड़ीसा है, वर्तमान में यह तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश अग्रणी मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्य 2018-19 में, कुल उत्पादन लगभग 33% के आसपास था। उसके बाद महाराष्ट्र आता है 27% के आसपास, उसके बाद उड़ीसा आता है। तो आपने केवल पहला याद कर लेना इन मामलों में, क्योंकि काफ़ी टफ होता है। अगर अलग अलग लोहा इसकी बात करें काफ़ी टफ हो जाता है, तो आप एक याद कर लेना मध्य प्रदेश, ठीक है ना। उड़ीसा में प्रमुख खादानें भारत के लोह अयस्क बेल्ट के मध्य भाग में स्थित है, विशेष रूप से बोनाई, केंदुझार, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलागिर, यहाँ पर आपका बोल सकते हैं मैग्नीज पाया जाता है। कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पादक है और यहाँ खदानें धारवाड़, बलारी, बेलागवी, उत्तरी कैनरा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू स्थित है। महाराष्ट्र में भी मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है जिसका खनन नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिलों में किया जाता है। इन खदानों को नुकसान यह है कि ये इस्पात संयंत्रों से कैसी हैं, दूर स्थित हैं। मध्य प्रदेश की मैंगनीज पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला और झाबुआ जिलों में फैली हुई है।
तेलंगाना, गोवा और झारखंड कुछ अन्य छोटे उत्पादक है। पर आंसर बनेगा आपको कौन सा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये सबसे बड़े, तीन सबसे बड़े। इनमें से किसे भारतीय संविधान में उपन्यास विशेषता के रूप में जाना जाता है? ये आपकी डीपीएसपी, ठीक है ना। राज्य के निश्चक सिद्धांत, राज्य के निश्चक सिद्धांतों की अगर बात करें, संविधान के भाग 4 में आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। संविधान निर्माताओं ने इन विचारों को 1937 में आयरिश संविधान से लिया था, याद रखना। डीपीएसपी कहाँ से ले रखे? आयरलैंड से ले रखे, और जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से हस्तलिखित किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान का उपन्यास विशेषता के रूप में वर्णित किया है। मौलिक अधिकारों के साथ निर्देशक सिद्धांत या निदेशक सिद्धांत संविधान के दर्शन को समाहित करते हैं और संविधान की आत्मा है। गॉनविले ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है। अगर बात करें 36 में, तो राज्य को अनुच्छेद 12 के समान परिभाषित करता है जब तक कि संदर्भ अन्यथा परिभाषित न हो। अनुच्छेद 37 में आपके सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। 38 में यह राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, राज्य के निश्चित सिद्धांत होते हैं कि सरकार बोल सकते हैं राज्य के प्रति या वहाँ के लोगों के प्रति कौन कौन सी योजनाएं लेके आती है, क्या क्या काम कर सकती है, वो है। अरे नॉन जुडिशियल होता है, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि बोल के, ठीक है ना। जैसे जुडिशियल होते हैं आपके कौन से, आपके न्यायिक होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स, आप इनके बोल सकते हैं संरक्षण के लिए कोर्ट में जा सकते हो, पर इनके लिए नहीं जा सकते। डीपीएसपी के लिए नॉन जुडिशियल होता है, गवर्नमेंट जिसके हिसाब से चाहेगी उस हिसाब से इन कामों को करेगी, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा इन्हीं पे होता है, ठीक है ना। आगे लिखा, कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए अधिकृत है। 39 में अगर देखें तो राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत है। अनुच्छेद 39A, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता इसमें लिखी हुई है। अनुच्छेद 40 में आप जानते हैं ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में अगर देखा जाए तो कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, याद रखना। राइट टू वर्क, कई बार पूछ सकता है राइट टू वर्क जो है वो क्या है, तो वो आपका याद रखना, वो आपका ना ही फंडामेंटल राइट है ना ही लीगल राइट है, वो आपका डीपीएसपी है, काम का अधिकार, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट 41 वाला। 42 वाला देखें तो काम और मातृत्व अवकाश की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान, मतलब मैटरनिटी जो बोल सकते हैं आपकी क्या होती है, छुट्टी होती है, ठीक है ना। तो वो मातृत्व अवकाश से रिलेटेड अनुच्छेद 42, महिलाओं को इसी के तहत क्या मिलती है, छुट्टियाँ वगैरह मिलती है। 43 में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि है। 43A में आपका औद्योगिक प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी। 43 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अनुच्छेद 44 आता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, जिसे बोलते हैं आपका कौन सा गोवा में लागू है आपकी, गोवा में आपकी समान नागरिक संहिता जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। समान नागरिक संहिता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है यार, समान मतलब इक्वल होता है क्या, नहीं यार क्या बोला जाता है, आप देखो भूल गया। चलो छोड़ो, समान नागरिक संहिता, हाँ यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है। अनुच्छेद 45 में आता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है। 46 में आता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये सरकार का काम है। 47 में आता है पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य आता है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48A में पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों का वन्य जीवों की सुरक्षा है। 49 में आपका राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनका संरक्षण है। 50 में आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना है, ठीक है ना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। 51 आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आप पढ़ लेना। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये आपको पटियाला में देखने को मिलेगा, पटियाला में ही है आई थिंक सो, और पटियाला आपका कहाँ, पंजाब में लिखा हुआ है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला पंजाब में स्थित है। पटियाला के तत्कालीन महाराजा द्वारा निर्मित महल नुमा स्मारकीय इमारत और विशाल लॉन में स्थित यह संस्थान एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी है, जिससे उनके वंशजों द्वारा इस परिसर को भारत के लोगों को खेल के प्रचार के लिए समर्पित किया गया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण का अकादमिक विंग है। राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण साई बोलते हैं, शायद से इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1984 में, ठीक है ना। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना कभी थी 7 मई 1961 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। 23 जनवरी 1973 को संस्थान का नाम बदलकर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया था। लुधियाना में आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण संग्रहालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, फिरोजपुर में एंग्लो सिख युद्ध स्मारक है, आनंदपुर साहिब में आपका गुरु तेग बहादुर संग्रहालय आपको देखने को मिलेगा। एक आरोही कर है, ये होता है आपका आयकर। आरोही मतलब होता है कि इनकम के साथ आपकी क्या बढ़ने लग जाती है, कर भी बढ़ने लग जाता है। आरोही होता है ना बढ़ता हुआ कर, पर एक्चुअली भारत में इस तरीके की संकल्पना देखने को मिलती, भारत में अधोगामी है। खुद मेरा गलत हो गया था एक बार में,
तो आप ये याद रखना, मैं आगे दिखा दूंगा आपको किस तरीके से चलता है। आरोही कर सीधे करदाता की भुगतान करने की क्षमता से संबंधित है। हर साल हमें अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा केंद्र सरकार को आयकर के रूप में देना होता है। केंद्र सरकार बोलो या राज्य सरकार बोलो, आयकर के लिए केंद्र सरकार के नियम के अनुसार एक निश्चित कर प्रति स्लैब के रूप में सभी लोगों की आय पर लागू होता है। प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति को कर का भुगतान करना होता है और प्रतिवर्ष जमा करना होता है। कर के माध्यम से एकत्रित कुल धन का उपयोग सरकार सेवाओं के साथ साथ देश के विकास के लिए करती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो आता है केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक वैधानिक बोल सकते हैं प्राधिकरण। वैधानिक मतलब होता है जो एक्ट के थ्रू आती है, ठीक है। स्टैटूटरी स्टेटस रखता है आपका सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में भी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष करों के संग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों से निपटते हैं। देख लीजिए, ये 4 तरीके के आपके क्या होते हैं टैक्सेस होती हैं जो आपके, ठीक ना। तो एक होता है आपका, देखो एक होता है आपका प्रोग्रेसिव, कि आय के साथ आपका क्या होगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। क्या बात समझ में आई। एक आता है आपका जिसे बोलते हैं रिग्रेसिव, आय बढ़ेगी तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, टैक्स घटते हुए चला जाएगा। एक होता है प्रोपोर्शनल, एक जैसा कैसी भी आपकी क्या है आपकी आय है उस पर कैसा लगेगा, प्रोपोर्शनल लगेगा। एक होता है डिग्रेसिव जिसे बोलते हैं अधोगामी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत में ये व्यवस्था है। क्या होता है भारत में, क्या होता है कि एक समय तक क्या होती है टैक्स बढ़ने लग जाते हैं। जैसे मैक्सिमम स्लैब जो है इनकम टैक्स की वो 30% तक जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, आप कितना भी कमा रहे हो मैक्सिमम आपसे 30% लिया जाएगा। तो ये आप बढ़ा और उसके बाद क्या हो गया, फ्लैट हो गया। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला देख लीजिए आप, 2.5 लाख तक ना कुछ टैक्स नहीं पड़ता। उसके बाद आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% है। उसके बाद 5 लाख से 7.5 तक आपका 10%। उसके बाद 7.5 से 10 लाख तक 15%। 10 से 12.5 लाख तक आपका 20% है। उसके बाद 12.5 से 15 लाख तक आपका 25%। और 15 लाख से ऊपर, अब देखो क्या लिख दिया, 15 लाख से ऊपर 30%। इसलिए भारत में जो चलता है वो कौन सा चलता है आपका, रिग्रेसिव चलता है, सॉरी डिग्रेसिव चलता है। डिग्रेसिव कौन सा चलता है, डिग्रेसिव, जैसे बोलते हैं अधोगामी। डिग्रेसिव कर व्यवस्था है भारत में। एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई पेपर में, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये कान की हड्डी स्टेपीज, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये कान है, ये ऑर्टरी ट्यूब होती है और यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको जूम इन ये दिखेगा। तो ये साइड में सबसे पहले होता है एयर ड्रम जहाँ पे आवाज़ आती है। उसके बाद मैलिस हड्डी होती है, उसके बाद इनकस और बाद में होती है आपकी कौन सी, स्टेपीज। ये आपने याद रखना है। अगर बोन टाइप्स की बात करें तो बोन्स टाइप कुछ हमारी फ्लैट्स होती हैं, सेस्मॉइड में होती हैं। सेस्मॉइड ये वाला सेफ होता है, शॉर्ट होती हैं, कुछ लॉन्ग होती हैं और कुछ इरेगुलर होती हैं, अलग अलग टाइप की, ठीक है ना। सबसे पहले फ्लैट बोन्स की बात करें तो उसमें क्रैनियल बोन आती है जो आपकी सर की होती है। स्टर्नम आता है जो आपकी रिब्स को कनेक्ट करता है। रिब्स आती हैं आपकी, और एक आता है स्कैपुले, ठीक है ना, ये आपकी रिब्स के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद लॉन्ग बोन्स आते हैं, उसमें आपके हाथ की और पाँव की हड्डी आ जाती है। हाथ की हड्डी में सबसे ऊपर की बात करें ह्यूमरस आता है। फिर यहाँ पर इस पॉइंट में देखेंगे तो बाहर की तरफ जो हड्डी होती है उसे रेडियस बोलते हैं और अंदर की तरफ जो होती है हड्डी उसे अल्ना बोला जाता है। फिर जब आप बोल सकते हैं अपने हाथों की तरफ आते हैं, पंजों की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे मेटाकार्पल, और ये मेटाकार्पल आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, यहाँ पर ऊपर वाली हड्डियाँ। और नीचे की तरफ आपको जो देखने मिलेंगी ये उंगलियों की तरफ देखने मिलेंगी, फ्लैंजेस बोला जाता है। पाँव की हड्डी में अगर बात करें, फीमर है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की, ये आपने याद रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर ही है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो मोटी हड्डी होती है नीचे की तरफ जॉइंट में, तो वो जो मोटी वाली उसे बोला जाता है टीबिया, और ये पतली वाली को बोला जाता है फिबुला। और जो अगर बोल सकते हैं पंजों की तरफ आए, पैरों की पंजों की तरफ, वहाँ पे मेटाटार्सल आपको देखने को मिलेंगी। शॉर्ट बोन्स यहाँ पे देखने मिलती है, जैसे ये पैरों की दिखा रखा है, टॉर्सल हो गई ये वाली, ठीक है ना। और एक होती कार्पेल्स, उसके आगे वाली हाथों में भी होती है तुम्हारी, ठीक है ना। ये आपका क्या इरेगुलर बोन्स है। इसमें आपका सैक्रम आ जाता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, और ये वर्टिब्रे आ जाता है आपका, ठीक है ना। सेस्मॉइड बोन्स होती हैं, पटेला, जो आपका यहाँ पर कनेक्टेड करती है बोन टू बोन। इनमें से किसे वृद्धि निरोधी हार्मोन कहा जाता है, ये होता है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। ये दूसरे हार्मोन्स की क्या करता है, ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, ठीक है ना। बाकी सबके पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है। हाइपोथैलेमस एक पॉइंट होता है हमारे बोल सकते हैं मस्तिष्क में, ठीक है ना। ये एक्टिवेट कर देता है किसको, पिट्यूटरी को, जैसे बोलता है पीयूष ग्रंथि, जैसे बोलते हैं आपको क्या, मास्टर ग्लैंड, उसको एक्टिवेट कर देता है। और पीयूष लगभग सभी जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं मेन, उनको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर लेता है। तो लिखा हुआ है स्रावित होने वाले हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुक्तकारी हार्मोन होते हैं जो फ्री होते हैं, और एक निरोधी हार्मोन। फ्री मतलब जो क्या करते हैं, जैसे जो पीयूष हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करते हैं, बढ़ाते हैं। और एक निरोधी हार्मोन जो क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना, पीयूष हार्मोन्स के स्राव को रोकते हैं। मुक्तकारी हार्मोन में आते हैं जैसे आपके कौन से, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन,
उसके अलावा आपका ठीक है ना लिखा हुआ है GnHR और GnRH और पीयूष संश्लेषण और गोनाडोट्रोपिन के स्राव को प्रेरित करता है। निरोधी हार्मोन में हाइपोथैलेमस से सोमेटोस्टैटिन पीयूष से वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है। सोमेटोस्टैटिन शरीर में कई ऊतकों द्वारा स्रावित एक हार्मोन है, जैसे हाइपोथैलेमस और अग्नाशय आदि में ये पाया जाता है। यह निरोधी हार्मोन है जो अन्य हार्मोन के स्राव को रोकता है। अग्नाशय की डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित सोमेटोस्टैटिन इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे अन्य अग्नाशयी हार्मोन्स के स्राव को रोकते हैं। वैसोप्रेसिन की अगर बात करें तो ये बोल सकते हैं पोस्टीरियर जो आपकी पश्च पीयूष ग्रंथि होती है उसके द्वारा जो स्रावित प्रतिमूत्रल हार्मोन भी कहा जाता है इसे वैसोप्रेसिन को। यह मुख्य रूप से विक्र पर कार्य करता है, किडनी पर, और दूरस्थ संचालित नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। इस प्रकार मूत्र तथा कथित प्रतिमूत्रल हार्मोन के माध्यम से जल की कमी को कम करता है वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया। ऑक्सीटॉक्सिन आता है, ठीक है ना, तो ये महिलाओं में होता है, जन्म हार्मोन होता है, बर्थ हार्मोन बोला जाता है इसे। जब बच्चा पैदा होता है उस समय ऑक्सीटॉक्सिन निकलता है माँ के शरीर से। हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित किया जाता है और तंत्रिकाक्ष होते हुए न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंच जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है, उनके संकुचन को प्रेरित करता है, ठीक है ना, ताकि स्ट्रेच हो सके। माधाओं में या प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों के से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। इस कारण से इसे जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखना कि बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, आपका ऑक्सीटॉक्सिन को कहा जाता है। अब देख लीजिए ये आपकी कौन सी, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर होता है और एक होता है पोस्टीरियर, अग्र और पश्च। एंटीरियर से ज़्यादा निकलता है, जैसे TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन होता है जो हमारे गले में होता है। उसके अलावा आपका निकलता है, एक निकलता है आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनोकॉर्टेक्स निकलता है, ये आपकी किडनी के ऊपर होता है। एक आपका प्रोलैक्टिन निकलता है जिससे माँ के शरीर से दूध निकलता है, ठीक है ना। ये प्रोलैक्टिन जो निकलता है, देखो ऑक्सीटॉक्सिन तो होता है बनाता है, जो दूध को बनाता है, ठीक है ना, और प्रोलैक्टिन जो बाहर निकालता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी निकलता है। ग्रोथ हार्मोन होता है एक, गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे ओवरीज और टेस्टिस। ये टेस्टिस में मतलब पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज में आपका बनता है। FSH LH दोनों होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर से आपके कुछ निकलते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, और महिलाओं में निकलता है आपका ऑक्सीटॉक्सिन। तो स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस, जब बच्चा बाहर निकलेगा, ठीक है ना, यूट्रस से, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और दूध बनाने के लिए महिलाओं में इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये फोटो भी देख सकते हो। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं, अभी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, आप जानते हैं। प्राइमरी जो होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये तो प्रोड्यूसर होते हैं, इन्हें तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस की जरूरत होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जरूरत होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। उसके बाद इन्हें घास वगैरह जो जो भी होती है आपकी, इसको खा जाते हैं, हिरन वगैरह, द्वितीयक होगा जो भी आगा आपका, ठीक है ना। उसका जैब आपको जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ये पूरी चेन चलती है भाई कि सबसे पहले क्या होगा, देखो फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर है आपके कौन, घास वगैरह, इसको खा गया कौन, टिड्डा, टिड्डे को खा गया कौन, फ्रॉग। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, उसको खा गया फ्रॉग, मेंढक। सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको सांप खा गया, टर्सरी, और उसको खा गया कौन, बाज। ये फाइनल कंज्यूमर है, एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है, और ये खुद मर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये सारी श्रृंखला आपकी चलती है। किसी पिंड पर कार्य करने वाले त्वरण गुरुत्वाकर्षण के गुण के कारण किसी पिंड पर लगाए गए बल को कहते हैं, तो ये होता है आपका W = m/g। जैसे F = m/a होता है ना, तो जैसे ही A किस में चेंज हो जाता है, G में चेंज हो जाता है, त्वरण गुरुत्वाकर्षण त्वरण में चेंज हो जाता है, ये वेट कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भार, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से किस तत्व को IC चिप्स, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाए, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर है, याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो लिखा एक अर्धचालक तत्व है, समूह 14 तत्वों में से संबंधित है। इसका उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण में किया जाता है। सिलिकॉन की मदद से दो प्रकार के अर्धचालक N टाइप और P टाइप बनाए जाते हैं। मैग्नीशियम की बात करें, अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार पृथ्वी धातु है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु और औषधि बनाने में किया जाता है। मरकरी की अगर बात करें तो NTP पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग थर्मामीटर और गैस संपर्क गति स्विच में किया जाता है। लोहे की अगर बात करें, ये ठीक है ना, ये बात की जा रही मरकरी जो नॉर्मल आपका रूम टेम्परेचर होता है। लोहे की बात करें तो यह निर्माण के क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली उपयोगी धातु है। अधिक मजबूती के लिए लोहे का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। घंटी लोहे की बनी होती है, धातु से घंटी बनाने का गुण कौन सा होता है, ध्वन्यात्मक बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना। ध्वन्यात्मक किसे बोलते हैं, धातु ध्वन्यात्मक होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जब वह टकराते तो निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और अधातु की बात करें, वो आप जानते हैं ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, जैसे प्लास्टिक वगैरह, मतलब जो कैसी होती है, निनाद की ध्वनि, टन की आवाज़ होती है, वो धातु से हो सकती है।
आघात वर्धनीयता, धातु की पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है और इसलिए इसे आघात वर्ध्य कहा जाता है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है धातु को। जैसे सोना बहुत ज़्यादा क्या होता है, डक्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है, ठीक है ना। अधातु में नहीं, वो टूट जाते हैं, ये याद रखना आप लोग। तन्यता बोला जाता है कि खिंचाव कितना जाता है, तो धातु में भी पाया जाता है, और अधातु में तन्यता नहीं पाई जाती, वो टूट जाते हैं। उच्च गलनांक क्वथनांक, धातु में गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधातु में कैसे होते हैं आपके, कम होते हैं, निम्न होता है, जल्दी क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं। धातुएं आमतौर पर ध्वन्यात्मक होती हैं, इसका अर्थ होता है कि वह एक कठोर सतह से लगने पर निनाद ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं के इस गुण का उपयोग घंटियों बनाने के लिए किया जाता है, जैसे विद्यालयों में देखा जा सकता है। इनमें से कौन सा मृदा प्रदूषण का स्रोत नहीं है, तो जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल बिल्कुल सही यही नहीं है, क्योंकि जैविक जो होता है आपका, जैविक खाद जैसे गोबर वगैरह इसका इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। तो बस प्राकृतिक उर्वरक, बाकी यही आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी अकार्बनिक उर्वरकों इनसे तो होता है, कीटनाशकों से होता है, अपशिष्ट मल की डंपिंग, खनन वगैरह से हो जाता है। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपको देखने को मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, ठीक है ना। लिखा हुआ है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD 38 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रतिनिधिक लोकतंत्र और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। शुरुआत हुई थी 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना को संचालित करने में मदद करने के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में हुई थी। 1961 में OECD ने OEEC से पदभार ग्रहण किया था। तब से इसका मिशन अपने सदस्य देशों को स्थायी आर्थिक विकास और रोजगार हासिल करने में मदद करना है। OECD के 38 सदस्य देश हैं, 20 संस्थापक हैं और बाद में 18 और जुड़े गए थे। इनमें कुछ प्रमुख आते हैं जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, UK एंड USA। बाकी भी देख लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यूनेस्को का आपका देखने को मिलेगा पेरिस फ्रांस में, उसके बाद FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में, UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नैरोबी में, इंटरपोल का ये लियोन में, ठीक है ना, इंटरपोल का क्या है आपका लियोन में, ये फ्रांस में, और WTO का अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का देखने को तो मिलेगा, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही आपका मौजूद है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।